Hello students, welcome to the BSc third year class for chemistry paper second, in which we will study about heterocyclic compounds, out of which first heterocyclic compound we will study about pyrrole, out of which we have studied about its structure, its preparation, its electrophilic substitution reactions, and today we will discuss about its nucleophilic substitution reactions and some other important reactions and molecular orbital diagram of this compound. Okay, first nucleophilic substitution reactions. In this, pyrrole is more acidic in comparison to the aliphatic amines and anilines. Why? एमीन्स में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन उसके साथ में एल्काइल ग्रुप होता है जो कि प्लस आई इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन्स की और ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, जिससे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मुश्किल से देते हैं। और इन एनिलीन पर अगर वो करते हैं तो एनिलीन में क्योंकि नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से वो अगर उसमें से प्रोटॉन निकलता है तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देते। जबकि पायरॉल में जो हाइड्रोजन है, जैसा कि आप जानते हैं, जो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उसमें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए जो हाइड्रोजन है इसका वो एज ए प्रोटॉन इजीली निकल जाता है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल के साथ में जुड़ जाता है और उसका जो नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाता है नाइट्रोजन पर। यानी कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो नाइट्रोजन पर होती हैं पायरॉल के केस में। अब जैसे फर्स्ट रिएक्शन है विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे कि आप जानते हैं RMgX में ये दो पार्ट्स में टूटता है, CH3 और MgBr। जो CH3 है इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पार्ट होता है, MgBr पॉजिटिव पार्ट होता है। तो जो CH3 है उस पर इस पायरॉल का प्रोटॉन जुड़ जाता है और हमको क्या मिल जाता है, मीथेन। ये देखो, ये यहाँ पे मीथेन मिल जाता है। और जो बाकी इसका नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ, जो इसका ये MgBr जो पॉजिटिव पार्ट है ये कहाँ जुड़ रहा है, ये यहाँ नाइट्रोजन पर जुड़ जाता है। तो हाइड्रोजन तो हमारा कहाँ चला गया, CH3 के साथ, और हमको मिल गया CH4, और बाकी हमको क्या मिल गया, N पर जो है ये वाला पॉजिटिव पार्ट आ गया, तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो क्या बन गया, पायरॉल N मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, कॉमन न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स हैं ये, इनमें से दूसरा जो है वो क्या है, सोडामाइड कैसे होता है, सोडियम विद लिक्विड अमोनिया। इन दोनों की जब आपस में रिएक्शन होती है तो हमें सोडामाइड मिलता है NaNH2। अब आप देखो इसमें NaNH2, Na तो हमेशा पॉजिटिव पार्ट होगा, NH2 नेगेटिव पार्ट होगा, जिसमें जो हाइड्रोजन है वो तो कहाँ चली गई, ये देखो इसमें जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन तो कहाँ चली गई, NH2 पर, है ना। और सोडियम कहाँ आ गया, यहाँ नाइट्रोजन पे, है ना। तो नाइट्रोजन पे आ गया तो क्या मिला हमें, ये तो सोडियम सॉल्ट बन गया, और वो क्या निकल गया, अमोनिया निकल गई। तो इस तरीके से क्या मिल गया हमें, पायरॉल का सोडियम सॉल्ट मिल गया। ये इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बलिथियम, यानी कि जिसमें एल्काइल ग्रुप हो और लिथियम सॉल्ट हो, लिथियम मेटल हो, तो उनको बोलते हैं हम कार्बलिथियम। इसका कॉमन एग्जाम्पल है N-ब्यूटाइल लिथियम। N मतलब नॉर्मल, BU मतलब ब्यूटाइल ग्रुप, और Li मतलब लिथियम, है ना। तो N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ जब इसकी पायरॉल की रिएक्शन होती है तो वही हाइड्रोजन तो किसके साथ जुड़ गया, ब्यूटाइल ग्रुप के साथ यहाँ पे, और आपको क्या मिल गया, ब्यूटेन, Bu और H। और जो लिथियम था, जो पॉजिटिव पार्ट था, वो कहाँ आ गया, नाइट्रोजन पे आ गया, तो हमको क्या मिल गया, लिथियम सॉल्ट मिल गया।
तो इस तरीके से इनके मेटेलिक सॉल्ट्स मिल जाते हैं, जिनके खूब सारी रिएक्शंस से हमें खूब सारे कंपाउंड्स हम इनके बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है रिएक्शन विद फ्री रेडिकल रिएजेंट्स। फ्री रेडिकल रिएजेंट्स जो आसानी से फ्री रेडिकल दें, उनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल रिएजेंट। तो इसका कॉमन एग्जांपल है बेंजोइल परऑक्साइड। जब ये बेंजोइल परऑक्साइड टूटता है तो ये बेंजोइल परऑक्सी ग्रुप देता है, जो क्या देता है, और ये कहाँ पर ऐड हो जाते हैं, पायरोल में अल्फा पोजीशन पर ऐड हो जाते हैं। तो क्या होगा, जब बेंजोइल परऑक्साइड की रिएक्शन पायरोल के साथ में होती है तो हमें दो तरह के कंपाउंड मिलते हैं। एक में तो एक ही अल्फा पोजीशन पर फिनाइल एस्टर ग्रुप आता है, दूसरे में दोनों अल्फा पोजीशन पर फिनाइल एस्टर ग्रुप आता है। तो जब एक ही फिनाइल एस्टर ग्रुप आता है तो हम बोलते हैं फिनाइल एस्टर पायरोल, 2 फिनाइल एस्टर पायरोल, या हम कहें अल्फा पोजीशन पर फिनाइल एस्टर आ गया। और जब दोनों अल्फा पोजीशन पे आ जाता है तब हम बोलते हैं इनको बिस एस्टर। बिस मतलब दोनों जगह आ गया, यानी कि डाई कह सकते हैं, डाई फिनाइल एस्टर भी कह सकते हैं इसको। इन दोनों के मिक्सचर को, ये एक काले से रंग का गाढ़ा सा मिक्सचर होता है जिसको हम टार्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, टार्स के नाम से, ये टार्स। तो ये वाली रिएक्शन अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है और ये इम्पॉर्टेंट है कि टार्स क्या होता है और ये आपके पायरोल से कैसे बनता है। या सिंपली आपसे पूछ लें कि पायरोल की बेंजोइल परऑक्साइड के साथ क्या रिएक्शन होती है। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शंस विद डाइनोफाइल्स। अब पहली चीज़ है कि डाइनोफाइल्स होते क्या हैं। जैसे न्यूक्लियोफाइल वहाँ जो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो वहाँ अटैक करते हो तो उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। इसी तरह इलेक्ट्रोफाइल्स जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है वहाँ पर अटैक करते हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इसी तरह डाइनोफाइल्स क्या होते हैं, वो जो कि डाइंस पर रिएक्ट करें। अब देखो इसमें जो पायरोल है, पायरोल में भी 2 डबल बॉन्ड हैं तो इसको हम डाइंस भी बोल सकते हैं। तो ये इस पे अटैक करता है। तो जो डाइनोफाइल हैं वो कहाँ जुड़ते हैं, अल्फा पोजीशन पर जुड़ जाते हैं। जैसे पहला इसका एग्जांपल है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड क्या है, ये रहा CH डबल बॉन्ड CH या CH को हम ट्वाइस करके भी लिख सकते हैं। तो जब इसकी रिएक्शन हम 2 मिथाइल पायरोल से कराते हैं तो अल्फा पोजीशन पर ये जो डाइन है, ये है मैलिक एसिड है, ये जुड़ जाता है और आपको क्या देता है, 2 फिनाइल पायरोल 2 सक्सिनिक एसिड। जैसा कि आप जानते हैं सक्सिनिक एसिड क्या होता है, CH2COH CH2COH। तो एक हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, पायरोल से अल्फा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, किसके साथ में, 5 मिथाइल पायरोल के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 5 मिथाइल पायरोल 2 सक्सिनिक एसिड। इसी तरह दूसरा डाइनोफिलिक रिएजेंट क्या है, बेंजाइन। बेंजाइन भी एक कॉमन रिएजेंट है। बेंजाइन क्या होता है, बेंजीन में 2 कार्बन्स के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसको हम बेंजाइन कहते हैं, है ना। ये भी एक डाइनोफाइल है। जब ये इस पे जुड़ता है तो क्या मिलता है हमें, 2 फिनाइल 5 मिथाइल पायरोल। 2 फिनाइल, सेकंड पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप आ गया ये, और 5 पोजीशन पर मिथाइल था ही ऑलरेडी, तो क्या हो गया, 2 फिनाइल 5 मिथाइल पायरोल। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। जो ये पायरोल है इसका ऑक्सीडेशन बड़ा इजीली हो जाता है और ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है कि हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, और जो ऑक्सीडेशन होता है वो अल्फा पोजीशन पे होता है। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट वीक है तो सिर्फ एक ही अल्फा पोजीशन पर ऑक्सीडेशन होता है। अगर उससे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग है तो एक साइड पे ऑक्सीडेशन होता है, एक साइड पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाता है। और अगर और स्ट्रॉन्ग होता है तो दोनों अल्फा पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप आ जाता है, यानी कि ऑक्सीजन आ जाता है। अब आप देखो, जैसे कि जब H2O2 और
ये देखो H2O2 और बेरियम कार्बोनेट, ये इन तीनों में अगर हम देखें क्रोमियम ऑक्साइड और इयोसिन और H2O2 में, जो H2O2 और बेरियम कार्बोनेट है ये इनमें सबसे वीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिर्फ एक ही अल्फा पोजीशन पर ऑक्सीजन आता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पायरोलीन 2-on। कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो इसका तो हमें इसके ऑक्सीडेशन से मिलेगा पायरोलीन 2-on। इसके इससे स्ट्रॉन्ग क्या होता है, इयोसिन। तो इयोसिन के साथ अगर एच न्यू मतलब रेडिएशंस के बीच में कराएं तो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है और हमको मिलता है 5 हाइड्रोक्सी 2 पायरोलोन, 5 हाइड्रोक्सी 2 पायरोलोन, क्योंकि ओन कहाँ पे है, सेकंड पोजीशन पे। 5 पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो एक अल्फा पोजीशन पर तो कीटोनिक ग्रुप हो गया और एक अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया। तो इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन होता है और हमको ये मिलता है। और अगर क्रोमियम ऑक्साइड एसिड की प्रेजेंस में इसके साथ में हम रिएक्शन कराते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग होता है इन सब में, और हमारे दोनों ही अल्फा ग्रुप पे, अल्फा पोजीशन पर जो कार्बन था वो कीटोनिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो यानी कि 2,5 डाइऑन मिलेगा। और लेकिन इसका जो कॉमन नाम है वो क्या है, मैलिक एमाइड। मैलिक एसिड होता है, अगर यहाँ पे COH ग्रुप होता है लेकिन यहाँ पे COH नहीं है तो इसको क्या है, मैलिक एमाइड, ये हमें ये मिलता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं। इसके नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शंस। इसका रिडक्शन भी होता है क्योंकि इसमें 2 डबल बॉन्ड है तो रिडक्शन भी होता है। अब फिर वही रिडक्शन डिपेंड करता है कि हमारे जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर वो वीक है तो एक डबल बॉन्ड रिड्यूस होता है और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जुड़ता है। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है रिड्यूसिंग एजेंट तो दोनों डबल बॉन्ड हमारे कंज्यूम हो जाते हैं और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इसमें जुड़ जाते हैं। तो अगर हम जैसे कि जिंक और एसिटिक एसिड के साथ रिडक्शन कराएंगे, हम जानते हैं रिड्यूसिंग एजेंट है, नेसेंट हाइड्रोजन निकलती है, चलिए ये तो क्या करता है, एक ही डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। तो हमें क्या मिलता है, डाई हाइड्रो डेरिवेटिव मिलता है। तो क्या, और कहाँ आएगा, अल्फा पोजीशंस पर। तो दोनों अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा एक एक, तो हमको क्या मिलेगा, ये देखो ये है, ये स्लाइड कहाँ गई, ये है ना। तो इसमें देखो हमें क्या मिला, 2,5 डाईहाइड्रोपाइरॉल, है ना, 2,5 2 पोजीशंस पे मिला। तो इसको मिलेंगे 2,5 डाईहाइड्रोपाइरॉल, या हम क्या कहेंगे, पाइरॉल 3, या पायरोलीन बोलेंगे इसको, 3 पायरोलीन, क्योंकि थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। तो दोनों नाम हो सकते हैं, 2,5 डाईहाइड्रोपाइरॉल, ये इजी है, आप ऐसे ही करिए। इसके बाद है कैटालिटिक रिडक्शन। अगर हम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करें, जैसे कि प्लेटिनम एंड हाइड्रोजन, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और दोनों डबल बॉन्ड्स कंज्यूम हो जाते हैं और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम जुड़ जाते हैं और हमको मिलता है टेट्रा हाइड्रोपाइरॉल, यानी कि अल्फा, दोनों बीटा पोजीशंस पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो हमें मिलता है टेट्रा हाइड्रोपाइरॉल। या इसको जब हमारे पूरा सैचुरेटेड कंपाउंड मिल जाता है तब हमने शुरू में जब नोमेनक्लेचर किया था तब हमने उसको भी कहा था पर हाइड्रो पायरॉल, है ना, तो उसको वो भी बोल सकते हैं, या पायरोलिडीन, ये तीनों नाम इसके हो सकते हैं। तो इस तरीके से रिडक्शन होता है। लास्ट में हम पढ़ते हैं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में क्या होता है, हम जानते हैं जो ये पायरोल है, पायरोल में चारों कार्बन एटम और नाइट्रोजन एटम, पांचों के पांचों एटम sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। और जैसा कि हम कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं तो उसमें कहाँ बाहरी, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
2 S2 में और 2 P में। तो एक S का इलेक्ट्रॉन P में एक्साइट हो जाता है, तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जिसमें से 1s और 2p जो हैं आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं और sp2 हाइब्रिडाइज मिलता है। इसी तरह नाइट्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन इससे एक्साइट होकर p में चला जाता है, जिससे कि उसमें एक में पेयर हो जाता है p में, और जो तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 1s और 2p वाले वो आपस में हाइब्रिडाइज हो जाते हैं और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स देते हैं। अब ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं, तो यानी कि प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, हर कार्बन दोनों साइड पे कार्बन से, और देखो अब इसका मैं स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है, इधर इससे जुड़ा है सिग्मा बॉन्ड के द्वारा। इसी तरह ये कार्बन इस नाइट्रोजन से जुड़ा है, इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इसी तरह ये कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, और ये एक एक हाइड्रोजन से सबका सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। पर जो नाइट्रोजन है, अब इन सभी के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जो इस स्पाइरल रिंग के ऊपर नीचे या परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है, लेकिन वो आपस में क्या है, पैरेलल है। जैसे इस नाइट्रोजन पर जो ये वाला है, इसी तरह कार्बन पे जो ये वाला है, इसी तरह ये जो कि रिंग के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल हैं तो ये जब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे ऐसे, ये अब ये इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है ना। तो इस तरह जो ओवरलैपिंग करेंगे तो ये एक पाई इलेक्ट्रॉन्स की रिंग बना देंगे, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन तो चारों कार्बन से आ गया, और नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। तो इस तरह पायरोल का ये स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें ये तो हो गई एक प्लेनर रिंग हो गई, इसमें एक रिंग ऊपर हो गई पाई इलेक्ट्रॉन्स की और एक नीचे हो गई। ये देखो, एक ऊपर और एक नीचे। तो इस तरीके से ये हमारा पायरोल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, जिसको कि आप देख सकते हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड शो करता है, क्योंकि ये हकिल्स रूल को फॉलो करता है। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो साइक्लिकली डीलोकलाइज्ड हैं पूरे स्ट्रक्चर पर। तो इस तरीके से ये हमारा पायरोल आज कंप्लीट होता है। इसको आप करिएगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट का हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, थैंक बन गई।